को एंड्रॉयड पोर्शन में से 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत मज़ेदार फन तरीके से पढ़ना है अपन को, मस्ती करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं कि एंड्रॉयड क्या है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, जैसे लाइनेक्स का लिनक्स, यूनिक्स, उबुंटू, कुबुंटू, फेडोरा, ठीक है, एप्पल का ओएस, यानी बहुत सारे, ठीक है। वो तो क्या है, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एंड्रॉयड किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरीके से, ठीक है। इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन ने, कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी थी एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन। तो उसने इसको डेवलप किया था, लेकिन वो आखिरी फेज पर काम कर रहा था इसके प्रोजेक्ट पर, ठीक है। तभी क्या हुआ, उसके पास पैसे की कमी आ गई उस कंपनी के पास, तो उस कंपनी ने इसको बेचने के लिए सोचा। तो गूगल कंपनी ने इसको ऑफ़र किया, बहुत अच्छा, आई थिंक $50 मिलियन उसने ऑफ़र किए थे इसको, तो उन्होंने तुरंत इसको बेच दिया। अब 2005 में तो गूगल ने खरीद लिया इसको। 2007 में क्या हुआ, गूगल ने इसको अनवील किया, यानी लोगों के सामने बताया कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हम लॉन्च करने वाले हैं। और बेसिकली 2008 में उन्होंने फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंड्रॉयड के बहुत सारे वर्जन आ गए, हर साल एक दो नए वर्जन आ जाते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो देखिए उनका कॉम्बिनेशन, उनका रूल क्या है कि कोई भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम निकलेगा तो वो अल्फ़ाबेट से चल रहे हैं। पहले वाले का ए से नाम था, फिर दूसरे का बी से, तीसरे का सी से, फिर डी से, फिर ई से, फिर एफ से, फिर जी से, फिर एस से, फिर आई से, फिर जे से, फिर के से, फिर एल, एम, एन, ओ, पी, सॉरी ओ तक वो पहुंच गए, यानी इतने ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 वर्जन आ गए। यानी दैट्स मीन्स हर साल वो 1-2 ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करता है। अब देखिए ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वाला लेक्चर, जो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर डाला है, उसमें मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। फिर भी मैं इनिशियली रूप से आपको बता देता हूँ कि ये कंप्यूटर यूजर है। कौन है ये यूजर? ये हमारा हार्डवेयर है। हार्डवेयर मीन्स हमारा फोन भी हो सकता है, हमारा लैपटॉप भी हो सकता है, हमारा कंप्यूटर भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं डला है, ठीक है, विदाउट सॉफ्टवेयर है। और ये यूजर है, तो विदाउट सॉफ्टवेयर ये किसी काम का है? किसी काम का नहीं है। कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकता हम दोनों के बीच में, कोई इंटरेक्शन नहीं होता। क्या क्या नहीं हो सकता? इंटरेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इसमें ओएस डाल दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये काम करने लग जाएगा, तो मैं इस पर काम कर पाऊंगा, यानी यूजर इस पर काम कर पाएगा। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसने क्या किया? इसने मेरे यानी यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या किया? इंटरेक्शन, इंटरफेस, इसकी बदौलत हम काम कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ये सारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, सारे हार्डवेयर्स को कंट्रोल करता है, डाटा को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है, प्रोसेस को कंट्रोल करता है, सिक्योरिटी को कंट्रोल करता है, परमिशंस को कंट्रोल करता है, यानी लॉट ऑफ थिंग्स। ये क्या एक तरीके से मैनेजर है, पूरे सिस्टम को ही प्रॉपर तरीके से हैंडल करता है, मैनेज करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, और मैं दोनों को ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑपरेटिंग सिस्टम की फर्स्ट वीडियो में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हो ही नहीं सकता ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए। ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इंटरेक्ट्स बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब नीचे एक लाइन और लिख देंगे अपन, इट मैनेज ऑल सिस्टम वर्किंग लाइक रिसोर्स हैंडलिंग, प्रोसेस हैंडलिंग, मेमोरी हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग, सिक्योरिटी हैंडलिंग, लॉग इन, लॉट ऑफ थिंग्स, A to Z जितनी भी हैं, पर अपन 2-4 एग्जाम्पल के तौर पर लिए मैंने। तो ऐसे ही क्या है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में डाल दिया, मोबाइल में एक बार डल गया तो मोबाइल काम करने लग गया, तो अब मैं उस पर काम कर सकता हूँ मोबाइल पे। तो इस एंड्रॉयड ने क्या किया, मोबाइल और मेरे बीच में एक
इंटरफेस तैयार कर दिया, यानी एक इंटरकनेक्शन तैयार कर दिया, एक इंटरेक्शन तैयार कर दिया, ठीक है। तो ये भी सेम डेफिनेशन रहेगी इसकी, एंड्रॉयड इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम विच इंटरेक्ट्स बिटवीन मोबाइल हार्डवेयर एंड यूज़र, ठीक है। तो मैंने बता दिया इसका इन्वेंशन कब हुआ था, ओरिजिनली किसने किया था, एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन ने, और 2005 में गूगल ने खरीद ली। 2007 में गूगल ने इसको एंड्रॉयड के नाम एंड्रॉयड को अनवील किया, इसने बताया लोगों को मैं लॉन्च करने वाला हूँ। अब देखिए एंड्रॉयड का जो आर्किटेक्चर क्या है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है इसका, इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर क्या है इसका, हार्डवेयर आर्किटेक्चर क्या है इसका, तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताता हूँ मैं आपको। सॉफ्टवेयर ये है एक तरीके से ओपन सोर्स समझते हो आप लोग? जिन लोगों को नहीं पता तो मैं एक सिंपल सी फॉर्म में बता देता हूँ। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी प्रोग्रामिंग को ओपन रखा जाता है सबके लिए, यानी ओपन सोर्स कोई सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग को चाहे कोई भी एसेस कर सकता है, उसको मॉडिफाई करके और उसको बदल भी सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? ओपन सोर्स। सेकंड थिंग, ओपन सोर्स हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है, इनका लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, मिक्सचर है एक तरीके से, क्योंकि जो एंड्रॉयड कंपनी किसने खरीद ली? गूगल ने। गूगल बहुत क्लेवर है, क्लेवर फॉक्स है। एक्चुअल में था क्या, ये ओपन सोर्स जितनी भी हैं जैसे लाइनक्स, यूनिक्स, फेडोरा, उबुंटू, ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो आप नेट से, और एक वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर सीडी मंगा सकते हो, 1, 2, 10, 20, 50। तो इसने क्या किया, C++ और जावा का ये मिक्सचर है। इसका जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है वो क्या है, C++ और जावा और कुछ 5-10% अदर लैंग्वेज इसने लेके मिक्सचर और ओपन सोर्स तरीके से इस सॉफ्टवेयर को बनाया, ठीक है। तो अब लाइसेंसिंग प्रॉब्लम चली। लाइसेंसिंग प्रॉब्लम मीन्स ओपन सोर्स कम्युनिटी कभी भी अलाउ नहीं करती कि कोई सॉफ्टवेयर को पैसे से बेचे। तो इसने क्या किया, बहुत सारी मोबाइल कंपनियों से टाई अप कर लिया गूगल ने, $1 बिलियन का, कि तू इतने दे मुझे। ब्लैकबेरी से कर लिया, तो ब्लैकबेरी के जितने मोबाइल फ़ोन्स बनेंगे, सेल फोन्स बनेंगे, उनमें एंड्रॉयड डाल के देगा ये। ऐसे ही इसने फिर HTC कंपनी से कर लिया, फिर मोटोरोला से कर लिया, फिर बहुत सारी, यानी ऑलमोस्ट आज के टाइम पे 95% सेल फोन्स में क्या आ रहा है, एंड्रॉयड। और वो कौन डाल के दे रहा है? गूगल। तो गूगल उनसे मोटी रकम भी वसूल रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर से उस कम्युनिटी और इनमें झगड़ा चल रहा है, केस भी चल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे पैसे नहीं कमा सकता ओपन सोर्स से। ये कहता है कि हमने मॉडिफाई कर दिया, ओपन सोर्स वो कम है। तो ये किस पे बेस्ड है? लाइनक्स कर्नल पे बेस्ड है। तो लाइनक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स कंपनी का, सन कंपनी का, ठीक है। लाइनक्स के बहुत सारे वर्जन है। तो अभी अपन को इतना समझना है कि विंडोज एनवायरनमेंट का तो है नहीं। सबसे पहली चीज क्या हुआ, ओपन सोर्स है, और ओपन सोर्स होगा तो ये किस फैमिली का होगा? लाइनक्स का। कोई भी चीज ओपन सोर्स फैमिली की होगी तो किस फैमिली की होगी? लिनक्स फैमिली की। अब ओपन सोर्स है तो कोई भी इसकी प्रोग्रामिंग को देख सकता है। और किस पे काम करती है? जैसे अपने मैंने उस दिन कर्नल बताया था आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऐसे ही इसमें कर्नल होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्मी कर्नल्स, ओके। इसकी स्पेलिंग अलग है, उसकी स्पेलिंग अलग है। उसकी है COLONEL, इसकी है KERNL, ठीक है। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो ये कर्नल क्या करता है एक्चुअली, समझ लो अच्छे तरीके से, कंसंट्रेट होके। कर्नल एक प्रोग्राम होता है, कर्नल एक प्लेटफॉर्म होता है, कर्नल एक सॉफ्टवेयर मान सकते हो, कर्नल एक रिसोर्स होता है। तो कुछ भी मान लो, तो अपन ऐसे मान लेते हैं कर्नल एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की कोर, यानी विंडोज की तो कोर और एंड्रॉयड की भी कोर। कोर मीन्स मिडिल में बैठा बॉस। और वो क्या करता है, वो सारी चीज़ को हैंडल करता है, यानी रिसोर्स को सारे को, यानी यूज़र ने कोई ऐप डाउनलोड करी प्ले स्टोर से, उसको कैमरा ऑन किया उसने, तो कैमरा एक्सेस करने के लिए भी परमिशन कौन देगा? कर्नल देगा, ठीक है। किसको कितना रैम चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए, ये सब कौन देगा? कर्नल देगा। लॉगिन प्रोसीजर्स, लॉगिन हैंडल्स करना, सिक्योरिटी पैटर्न्स को खोलना, सिक्योरिटी पासवर्ड डाल के, उन सबको कौन हैंडल करेगा? उन सबको भी कर्नल हैंडल करेगा। तो अपन अपने सिस्टम में जाके, सिस्टम में सेटिंग में जाके, सबसे नीचे सिस्टम इन्फो, मोबाइल फ़ोन की बता रहा हूँ मैं, उसमें आप देखोगे तो सिस्टम डिटेल निकल आएंगी कि OS वर्जन, एंड्रॉयड वर्जन, नीचे सबसे नीचे लिख रखा होगा कर्नल वर्जन। तो उस कर्नल को, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, कैसा है? ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स चीज़ों को अपन बदल सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, कभी भी प्रोग्रामिंग से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्रामर्स ने अपनी अलग अलग कर्नल बना के नेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी हैं।
तो अगर कोई थोड़ा सा भी जीनियस होगा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो वो अपनी कर्नल को बदल सकता है। कर्नल बदलने का फ़ायदा क्या है उसको? देखिए, कर्नल बैटरी मैनेजमेंट भी करता है सेल फोन की, कि इसकी रिसोर्स इतनी बैटरी खा रहे हैं, इसकी इतनी खा रहे हैं, वो कुछ रिसोर्स को आइडल चला रहा है, यानी कुछ रिसोर्स यूज़ नहीं हो रहे हैं फिर भी चल रहे हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसेस चल रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे मॉडिफाइड कर्नल हैं पर वो स्टैंडर्ड नहीं है, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पर वो वेरीफाइड नहीं है, वो खुद ही लोगों ने बना रखी है। उनमें कुछ फेमस हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, उसको अपन डाउनलोड कर लो किसी अच्छे को और इंस्टॉल कर लो कर्नल को। और उसके लिए अपन को क्या करना है, रूट डिवाइस होनी चाहिए, जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, रूट, और उसको अपन डाल लेंगे तो क्या होगा, वो कैसा है, वो खुद का बनाया हुआ कर्नल है किसी का, तो उसमें उसने अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग कर रखी है कि ये रिसोर्स फालतू में नहीं चलने चाहिए और इतने इतने ही चलने चाहिए। तो उससे क्या होगा, बैटरी लाइफ अपनी डबल हो जाएगी, सेल फोन की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें। तो कर्नल होता क्या है आप लोग समझेंगे, कर्नल एक प्रोग्राम होता है जो एंड्रॉयड या ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर में बैठा होता है, वो सारी चीज़ों को हैंडल करता है, सारे रिसोर्स को, सारे मेमोरी एलोकेशन को, सारी प्रोसेसेस को, और उसको अपन चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि वो ओपन सोर्स होता है। उस चेंज करने के लिए क्या चाहिए अपन को, जो डिवाइस है जिसमें चेंज कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, रूटेड। ठीक है, इतना समझ में आता है आपको। अब देखो कुछ फैक्ट्स और बताता हूँ मैं आपको इससे रिलेटेड। देखिए, एंड्रॉयड में जो यूज़र इंटरफेस है, यानी ये यूज़र इंटरफेस कर रहा है इस डिवाइस के साथ, वो कैसा है, जो यूज़र इंटरफेस है वो कैसा है, गेस्चर और रियल वर्ड। गेस्चर और रियल वर्ड का मतलब क्या होता है कि गेस्चर मीन्स अपने फिंगर टिप्स से ही तो अपन टच स्क्रीन पर काम करते हैं। अब टच स्क्रीन कैसे काम करती है, यानी मैं आपको कोई भी टॉपिक बता रहा हूँ उसमें नई चीज़ निकलती जा रही है तो समझते चलो उसको भी, ये टच स्क्रीन कैसे काम करती है। कई एटीएम देखे होंगे आपने टच स्क्रीन वाले, यहाँ पे पर्टिकुलर फंक्शन बना देते हैं, ठीक है, सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करें, यहाँ पर पासवर्ड डालना है या स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट। तो होता क्या है, एक जाल होता है पहले से, ट्रैप होता है, क्या होता है, अंदर गेस्चर ट्रैप होता है, ठीक है। उसकी इनपुट प्रोग्रामिंग उन्होंने कर रखी है कि पर्टिकुलर इस एरिया पर, ये जो फंक्शन दिख रहा है अपन को, यानी सेविंग अकाउंट अपन एटीएम में सेलेक्ट करते हैं तो उनको दिख रहा है कि पर्टिकुलर इस एरिया पर प्रेस करने पर, किसी ने पर्टिकुलर इस एरिया पर इस नेट को, जो जाल बना हुआ है, इस नेट को, इनविजिबल जाल है ये अंदर, ठीक है, टच स्क्रीन गेस्चर का, इस पर्टिकुलर जाल को कोई प्रेस करेगा तो उस जगह से जाल टूट जाएगा, जो नेट है वो क्या हुआ, टूट जाएगा। और जिस जगह से जाल टूटेगा उस जगह से सिग्नल जाएगा सिस्टम के अंदर कि यार उस जगह से जाल टूटा है, तो वो चेक करेगा उस जगह पे कोई फंक्शन था क्या, हाँ उसने कहा सेविंग फंक्शन था सेलेक्ट करने का, तो वो उसको एक्टिवेट कर देता है और ये जाल हैंड टू हैंड बंद हो जाता है, ठीक है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि टच स्क्रीन कैसे काम करता है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं तो ये इंटरफेस कैसे करता है यूज़र के साथ, गेस्चर फॉर्म में, रियल वर्ल्ड फॉर्म में। और जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपने घर पर डेस्कटॉप और लैपटॉप वाले, वो किससे करते हैं, वो गेस्चर से तो करते नहीं है, वो किससे करते हैं, कीबोर्ड माउस के जरिए, यानी विद इनपुट आउटपुट डिवाइस, विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इतना समझ में आता है। तो चलिए आगे चलते हैं और क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके बारे में। हाँ तो देखिए कुछ और फैक्ट्स हैं इसके बारे में। जैसे एंड्रॉयड ने ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स के लिए डेवलप किया था, लेकिन बाद में सडनली इसने क्या किया, टीवीज़ के लिए, टेलीविजन्स के लिए भी एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी, यानी एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डले आते हैं आजकल टीवीओं में। फिर इसने क्या किया, कुछ सैटेलाइट और जो स्पेस प्रोग्राम है उनकी डिवाइसेस में भी इंस्टॉल करने स्टार्ट कर दिए ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। आफ्टर दैट कुछ कार आई, स्मार्ट कार्स वगैरह जो विदाउट ड्राइवर चलती हैं, डायरेक्शन वगैरह, जीपीएस लोकेशंस वगैरह, उसमें भी इन्होंने एंड्रॉयड का यूज़ किया। और कुछ वॉचेज़ आई, स्मार्ट वॉचेज़, उनमें भी इन्होंने क्या किया, एंड्रॉयड का यूज़ किया, ठीक है दोस्तों। तो इसका फील्ड बढ़ता चला जा रहा है एंड्रॉयड का फील्ड। तो और कुछ रिसेंटली अभी मेरे पास न्यूज़ आई है कि अब तो डेस्कटॉप भी चाइना ने बना लिए हैं जो एंड्रॉयड पर चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी इसका यूज़ कर सकता है प्रोग्रामिंग का। ये लिमिटेड, किसी का कॉपीराइट पेटेंट नहीं है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। किसके अंडर में, लिनक्स GNU के अंडर में, ठीक है दोस्तों। तो और देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसके बारे में। देखिए दोस्तों, ओपन हैंडसेट अलायंस, ठीक है, ये क्या है, ओपन हैंडसेट अलायंस एक एजेंसी है। जब 2007 में एंड्रॉयड यूज अनवील किया इसने और कहा कि मैं स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला हूँ, तो तभी जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उन्होंने कहा कि यार ऐसे कैसे बना लेगा, फर्स्ट टाइम कोई सॉफ्टवेयर जा रहा है सेल फोन्स में डल के, और क्या पता उसकी सिक्योरिटी कैसी है,
क्या पता उनका डेटा लीक हो जाए यूजर्स का, इन सब चीज़ों का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए उन्होंने एक सारी कंपनियों ने मिलकर क्या किया, एक फर्म बनाई जिसका नाम क्या था, ओपन हैंडसेट अलायंस। इसने क्या किया, स्टैंडर्ड तय किए कि सेलफोन में डाल तो रहे हो लेकिन ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, तो स्टैंडर्ड का याद रखना। और फर्स्ट कॉमर्शियल एंड्रॉयड डिवाइस आई थी 2008 में, 2007 में उसने अनाउंस किया था, 2008 में फर्स्ट कॉमर्शियल डिवाइस आई थी। ठीक है दोस्तों, देखिए एंड्रॉयड का खुद का एक प्ले स्टोर है जहाँ से आप ऐप डाउनलोड करते हो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए। तो वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है, क्योंकि वहाँ पे 2.7 मिलियन एंड्रॉयड ऐप्स डली हुई हैं। कितनी? 2.7 मिलियन। और एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको कि जो एंड्रॉयड थी वो 2003 में रूबिन, क्या नाम था उसका, एंडी रूबिन ने 2003 में एंडी रूबिन ने इस एंड्रॉयड कंपनी का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2003 में, कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। और 2005 तक वो 80% प्रोजेक्ट पूरा कर चुका था, लेकिन 2005 में उसके पास पैसे की कमी पड़ गई तो गूगल ने उसको खरीद लिया एंड्रॉयड कंपनी को। ठीक है, और बेसिकली जो एंडी रूबिन थे उन्होंने इसको मोबाइल फ़ोन्स के लिए नहीं बनाया था, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, इस प्रोग्राम को। उन्होंने इसे जो कैमरा है, डिजिटल कैमरा है, SLR, DSLR, उनकी प्रोग्रामिंग के लिए बनाया था। लेकिन गूगल ने क्या किया, उसको खरीद के उसको चेंज करके मोबाइल्स के लिए बना लिया। इसका एप्लीकेशन स्ट्रक्चर किस किस में है, इसका SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट किस किस लैंग्वेज में है, C++ एंड जावा। देखिए दोस्तों, इसका जो हार्डवेयर आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपन। इसका हार्डवेयर आर्किटेक्चर है ARM X86। अब दोस्तों मैं आपको एक नई चीज सिखा दूं, क्योंकि हर चीज में एक नई चीज निकल रही है तो मेरा मन करता है कि उसको भी आपको इजी फॉर्म में समझा दूं। ठीक है, तो ARM X86 होता क्या है, ये होता है 32 बिट। कितना होता है ARM X86? कितना होता है? 32 बिट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, और ARM X64 क्या होता है? ये होता है 64 बिट सिस्टम। तो मैंने इसका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आपको बताया था कि ये लिनक्स कर्नल का GNU है और C++ जावा में बना था। हार्डवेयर आर्किटेक्चर अपन डिस्कस कर रहे हैं ARM X86 X64। ठीक है दोस्तों, ये 32 बिट होता है। X86 मींस 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और X64 मींस 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपने कभी लाइफ में विंडोज इंस्टॉल करने की कोशिश की हो तो जब इंस्टॉल करते हैं तो शुरुआत में वो आपसे पूछता है कि कौन सा वर्जन डालना है आपको। वहाँ ऑप्शन होते हैं विंडोज 7 में, 10 में, 8 में, 32 बिट डालना चाहते हो, 64 बिट डालना चाहते हो। अब कुछ लोग ट्राई करते हैं 64 बिट डालने की और बीच में एरर आ जाता है और इंस्टॉलेशन रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? व्हाट्स द मैटर बिहाइंड इट? एक्चुअली ये होता क्या है, 64 बिट आर्किटेक्चर का सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं अपन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका मतलब है कि हार्डवेयर भी कैसा होना चाहिए, 64 बिट सपोर्ट करने वाला हार्डवेयर होना चाहिए। दैट्स मींस CPU का जो आर्किटेक्चर है, इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU होती है वो भी कैसा होना चाहिए, 64 बिट सपोर्टेबल। यानी CPU कैसा होना चाहिए, 64 बिट सपोर्टेबल। ठीक है, अगर 64 बिट आपका हार्डवेयर यानी CPU आर्किटेक्चर 64 बिट सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर रहा है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो डालोगे विंडोज का उसको 64 बिट सेलेक्ट करके भी आप डाल सकते हो। लेकिन अगर आपका CPU 64 बिट का नहीं है आर्किटेक्चर, उसका कितना है, 32 बिट। कितना है? 32 बिट आर्किटेक्चर पर बना हुआ है वो आपका CPU, तो उसमें डेफिनेटली कौन सा ही डलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 बिट ही ऑपरेटिंग सिस्टम डलेगा, उसमें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डलेगा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं आपको, यहाँ से मैं बता रहा हूँ हर चीज़ में से नई चीज़ निकलती जा रही है, तो उसको भी समझ लो आप कि जो 64 बिट है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मींस क्या हो गया कि अगर हार्डवेयर भी 64 बिट होगा तभी तो उसमें 64 बिट का सॉफ्टवेयर डलेगा, यानी विंडोज डलेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम डलेगा। तो ठीक है, 64 बिट डाल दिया मैंने अपने कंप्यूटर में। तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर कैसे होने चाहिए, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, जैसे VLC मीडिया प्लेयर तो चलो ओपन सोर्स है, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, और भी ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं थर्ड पार्टी जिनको अपन यूज इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर, जैसे
एक्रोबैट रीडर है, फॉक्सेट रीडर है और बहुत सारे हैं। तो वो भी कैसे होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर कैसे होनी चाहिए। अगर 64 बिट का मेरा विंडोज है, ओएस कौन सा है मेरा 64 बिट, तो उसमें सॉफ्टवेयर भी कौन से सपोर्ट होंगे 64 बिट के। लेकिन ये कभी कभी मोस्ट ऑफ केसेस में 32 बिट के सॉफ्टवेयर्स को भी सपोर्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, 32 बिट का अगर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा है तो वो 32 बिट की एपी सपोर्ट करेगा अपने अंदर। यानी ऑफिस डाल रहा हूं तो ऑफिस का वर्जन कौन सा होना चाहिए, 32 बिट ही होना चाहिए। 64 बिट को ये सपोर्ट नहीं करेगा, जबकि ये दोनों काम कर लेता है, ये एक ही काम करता है। तो अब 32 बिट के जमाने ऑलमोस्ट गए, बहुत सारे कम सीपीयूज बच्चे हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इतना बड़ा होता है सीपीयू कंप्यूटर के अंदर, वो बहुत कम बच्चे हैं। अब 64 बिट के ही आ रहे हैं मोस्ट ऑफ। तो 64 बिट से बहुत फायदे हैं। एक तो इनकी आर्किटेक्चर बहुत तेज होता है, फास्ट होता है, इनकी कैपेबिलिटी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, इनकी कोर में प्रोसेसिंग, हैंडलिंग और स्पीड, ओवरक्लॉकिंग, लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, उस सब फैक्टर की वजह से आजकल 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं और उसी हिसाब से मैन्युफैक्चर कंपनी हार्डवेयर वो 64 बिट का ही, जैसे इंटेल हुआ और आसूस हुआ, दिस बोथ आर द लीडिंग कंपनी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। ये चिप यानी जिसको अपन प्रोसेसर भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी बोलते हैं, उन सबको बनाने वाली लीडिंग कंपनीज हैं ये। ठीक है, इंटेल और आसूस। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों फंडा समझ में आ गया आपका कि x86 क्या मतलब होता है 32 बिट हार्डवेयर और x64 का मतलब होता है 64 बिट हार्डवेयर। ये सपोर्ट कब करेंगे, सीपीयू 32 बिट होगा तो 32 बिट हार्डवेयर सपोर्ट करेगा, 64 बिट होगा तो 64 बिट सपोर्ट करेगा। और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो कैसी ऐप सपोर्ट करेगा, उसके अंदर दोनों। 32 बिट है तो ओनली 32 बिट को ही सपोर्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आता है। और देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है एंड्रॉइड के बारे में। दोस्तों इसका एक और हार्डवेयर का टॉपिक है, इसका जो रैम है और जो एंड्रॉइड रैम सपोर्ट करता है वो मिनिमम 512 MB की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 512 MB यानी आधे GB की। और मैक्सिमम अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कितनी होनी चाहिए, रिकमेंडेड यानी R ग्रेटर देन रिकमेंडेड 2 GB। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, इसका हार्डवेयर आर्किटेक्चर पढ़ लिया, इसका सीपीयू का आर्किटेक्चर पढ़ लिया और इसका एक और हार्डवेयर आर्किटेक्चर, रैम 512 होनी चाहिए कम से कम और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए 2 GB होनी चाहिए। और देखते हैं क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखिए दोस्तों, एक और होता है इसमें टॉपिक है रिस्क, RISC, रिड्यूस इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटिंग। यानी जो हार्डवेयर है वो कौन से आर्किटेक्चर पर बना है, माइक्रो प्रोसेसर के पे। ये अपन ने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े थे ना, रिस्क और सिस्क, याद है आपको। तो ये एंड्रॉइड किसको सपोर्ट करता है, रिस्क वाले आर्किटेक्चर को। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है तो याद रखना, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं क्या है। एंड्रॉइड टॉपिक खत्म होने वाला है, उससे पहले 5-6 टॉपिक और रह गए, उनको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे तरीके से, जिससे हमारी ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर किसी से हम पंगा ले लें तो कम से कम नॉलेज में शर्मिंदा नहीं होना पड़े। ठीक है, एमुलेटर किसे कहते हैं, एंड्रॉइड एमुलेटर किसे कहते हैं। एमुलेटर एक प्रोग्राम है, मान लीजिए कि कहते हैं ना कि व्हाट्सएप लैपटॉप पर चला के बताओ, सेलफोन की जगह लैपटॉप पर चला के बताओ, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें एंड्रॉइड एमुलेटर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये एक प्रोग्राम है जो दूसरे सिस्टम के प्रोग्राम को ऐसा फील कराता है कि ये दूसरा सिस्टम ही है एक तरीके से, जिससे वो प्रोग्राम रन हो जाए, वो सिस्टम रन हो जाए, यानी बिहेव लाइक सेम कंप्यूटर। उसको क्या बोलते हैं, एमुलेटर। देखो इसको समझ लेते हैं। एमुलेटर इज ए प्रोग्राम दैट इनेबल्स वन कंप्यूटर टू बिहेव लाइक अनदर कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर को ऐसा बिहेव कराता है कि दूसरे कंप्यूटर के साथ सेम बिहेव करे। दैट्स व्हाई एंड्रॉइड सपोर्ट x86 एंड x64। इसी वजह से एंड्रॉइड में x86 और x64 दोनों आर्किटेक्चर काम करने लग गए हैं आजकल। ठीक है दोस्तों, एंड्रॉइड कर्नल किसे कहते हैं, तो ये मैंने आपको कर्नल बहुत अच्छी तरीके से तीसरी बार बता रहा हूं मैं आपको, चौथी बार सॉरी। एंड्रॉइड इज बिल्ट ऑन लाइनक्स कर्नल, एंड्रॉइड लाइनक्स कर्नल पे बना हुआ है। तो यहाँ से अपन को क्या क्या पता चला, एक तो एंड्रॉइड कर्नल क्या होती है, लाइनक्स पे बनी हुई कर्नल। कर्नल क्या होती है, सिस्टम की कोर
जो पूरे सिस्टम को हैंडल करती है। और सबसे पहले एक और चीज़ कर्नल के बारे में याद रखना, सबसे पहले ये लोड होती है, लेकिन एक चीज़ के बाद होती है। वो क्या है? वो है बूट के बाद। जैसे ही बूट प्रोसेस वेक होती है उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है, और फिर ये लॉगिन तक, जब अपन सिस्टम को लॉगिन करते हैं उसके बाद से लेके सारे काम को हैंडल करता है। ठीक है, तो लाइनक्स यानी ओपन सोर्स कर्नल है, ओपन सोर्स कर्नल है इसकी एंड्रॉयड की। अब देखिए हुआ क्या, इन अभी रिसेंटली 3-4-5 ईयर्स पहले अमेरिका ने क्या किया, है तो मक्कार वो शुरू से, उसने क्या किया, जो उसकी एजेंसी थी CIA, FBI, NSA, तो उन्होंने उन एजेंसियों ने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने क्या किया, इसका एंड्रॉयड ओपन सोर्स तो है ही, उन्होंने इस तरीके से इसके प्रोग्राम को डेवलप कर लिया कि वो पूरी दुनिया में जो लोग एंड्रॉयड को यूज़ कर रहे हैं उन सब के मैसेजेस, चैट्स, हिस्ट्री, फ़ोन कॉल्स, सब चीज़ को टेप कर लेते थे, सब चीज़ को कॉपी कर लेते थे। इस वजह से उन्होंने, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैंडर्ड्स बनाता है, उसने कहा कि यार एंड्रॉयड को तुम ऐसे नहीं बेच सकते अब, क्योंकि यूजर्स की जो प्राइवेसी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए एक नया फीचर जोड़ा, उसको बोलते हैं सैंड बॉक्स। याद रखना, सिक्योरिटी फीचर है एंड्रॉयड का, उसका नाम है सैंड बॉक्स। वो क्या करता है उसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। सैंड बॉक्स आइसोलेटेड एरिया यानी सेंसिटिव एरिया है ऑफ सिस्टम का, दैट डज नॉट हैव एक्सेस टू द रेस्ट ऑफ सिस्टम रिसोर्स। और ये बहुत सारे, जैसे ये पर्टिकुलर एरिया है, ये तो क्या है एरिया, और इसमें क्या है रिसोर्सेस, बहुत सारे रिसोर्सेस जो काम करते हैं, यानी R1, R2, Rn, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेस। और ये है यूजर, सॉरी ये है एग्जीक्यूशन और ये है यूजर। अब ये रिसोर्स को यहाँ आना पड़ेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई भी काम करेंगे, ये कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल होगी तो यहाँ आना पड़ेगा, इसको आना पड़ेगा कि नहीं। कोई भी चीज़ कोई ऑथराइज तरीके से यूज करेगा तो यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंसिटिव जोन है, इससे आगे कोई जा ही नहीं सकता रिसोर्स, अनलेस, कब तक नहीं जा सकता, जब तक ये यूजर इसको ऑथराइज नहीं कर देता, परमिशन नहीं देता। तभी आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी नई ऐप डाउनलोड करते हो गूगल प्ले स्टोर से, तो वो सबसे पहले क्या पूछता है, इंस्टॉल का बटन दबाते हैं, परमिशंस। तो अपन परमिशंस ग्रांटेड पे क्लिक करते हैं, परमिशन पे यस करते हैं, उसके बाद ही वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा अब तो कि रिसोर्स हैं वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, तब तक इंस्टॉल नहीं हो सकते जब तक यूजर इसको सैंडबॉक्स को परमिशन नहीं दे देता टैप करके गेस्चर से। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। फिर भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे टॉपिक कवर कर लिए हैं बहुत कम समय में, बहुत जो भी बीच बीच में नई टर्म्स आई थी वो सारी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दी हैं। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बिना शर्माए पूछ लिया करें, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट्स मुझसे इतने क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट कर करके, मुझे भी मज़ा आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता है, ठीक है, मुझे मज़ा आता है उनका रिप्लाई करने में। सो डोंट वरी, जितना आप मुझसे पूछोगे बेझिझक होके उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। तो पूछने में कभी शर्माना नहीं है, अगर जीनियस बनना है तो कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके, ईमेल करके। अभी मेरा एक सजेशन है कि आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हो, दैट्स गुड, क्यों ना हम एक व्हाट्सअप ग्रुप बना लें, लेकिन ग्रुप को 2 कैटेगराइज कर देंगे, फीमेल्स का अलग, मेल्स का अलग, जिससे मेल उसमें कुछ पंगा नहीं करें। तो आप लोग अपनी राय दे सकते हो मुझे कमेंट में, ठीक है दोस्तों। तो अभी ज़्यादा तो है नहीं, एक्चुअल में क्या है कि मैं पहले दिल्ली में इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ाया है मैंने। तो वहाँ पे जो बैच था मेरा, एक तरीके से मैंने 47 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया था 2014 में। जब मैंने 2013 में IBPS के बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्रैक किए थे, तभी उसके बाद मेरे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। आफ्टर दैट अब मैंने चैनल स्टार्ट किया है अभी 20 दिन पहले। तो अभी रिसेंटली अपने स्टूडेंट्स हैं अराउंड 100 से अबव स्टूडेंट हैं अपने, जो कंटिन्यूस अपनी वीडियो को देखते हैं परमानेंट, और मुझे सजेशन भी भेजते हैं, अपने कन्फ्यूजन भी पूछते हैं कमेंट्स के जरिए। दैट्स वेरी गुड, है ना, कीप इट अप। और देखते हैं इसमें क्या टॉपिक रह गया है जो अपनी नॉलेज और एग्जाम दोनों से रिलेटेड हो। तो दोस्तों अब अपन डिस्कस कर लेते हैं इसके वर्जन्स कौन कौन से आए थे, एक नज़र डाल लेते हैं नॉलेज के लिए, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो लेटेस्ट वर्जन के बारे में या फर्स्ट वर्जन के बारे में आपसे पूछेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो उस पर निगाह पा लेते हैं।
मैंने आपको बताया था इसके सारे वर्जन ए से स्टार्ट हुए थे और जेड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अल्फा लॉन्च हुआ था, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इसका अल्फा 2008 में, डेटा 2009, कपकेक 2009, डूनट 2009, एडेर 2009, फ्रोयो 2010, विंगरब्रेड 2011, हनीकॉम 2011। तो देखिए ABCDEFGH, ठीक है, एक रह गया हुआ कोई, JKLMNO, जेलीबीन 2012, किटकैट 2013, लॉलीपॉप 2013, मार्शमैलो 2015, नॉगेट 2016, ओरियो लेटेस्ट 2017। ये अभी अगस्त में लॉन्च हुआ था। ओरियो को याद रखना, अल्फा को याद रखना, बाकी कुछ है नहीं, ऐसे लेके जेड तक चल रहा है कॉम्बिनेशन, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अपनी स्टडी को स्मार्ट तरीके से करें, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन मुझसे पूछ लेना। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि उसको सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग समझना है वापस, तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की आज रात को लास्ट वीडियो डालूंगा ना, तब मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड। होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना मत भूलना और सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कॉलेज व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें इस वीडियो की लिंक को। और जिन लोगों को MCQ, मैं आपको बता दूं कि मैं क्या है, अब पहले तो वीडियो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डाल दिया करूँगा 1 वीक में, उसके अगले दिन ऐसे ही मैं आपको MCQ दे दिया करूँगा। तो मैं हर सब्जेक्ट के आपको 1000 MCQ दूँ तो दैट्स मीन्स कोई सा भी पेपर आ जाए वो MCQ उसके अलावा बन ही नहीं सकते। इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे, कोई सा भी एग्जाम क्रैक करना है MCQ तो 1000 MCQ में सबसे पहले डेटाबेस पढ़ाया था, तो डेटाबेस के दिए हैं, उनको अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लें। मैंने आंसर भी दे रखे हैं उसमें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के दूंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के MCQ भी दूंगा, फिर इस एंड्रॉयड के भी दे दूंगा, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय।